बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में है कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। तो एंजाइना पेक्टोरिस को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना भी बोलते हैं या चेस्ट पेन भी हम इसको बोलते हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस का जो डेफिनेशन मैंने लिखा लिखा है वो ये है कि द टाइप ऑफ चेस्ट पेन, ये एक सीने का दर्द है। काज बाई यानी ये पैदा होती है, ये काज कर देती है रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, यानी जब हमारे हार्ट को ब्लड कम हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाती है तो इसकी वजह से हमारी में सीने में एक दर्द पैदा होती है और इस दर्द को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं या एंजाइना सिंपली बोलते हैं या चेस्ट पेन भी बोलते हैं। अब मैंने आपको जो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे हाथ है, जो हमारे पैर है, जो हमारी आँख है, जो हमारी सर है, ये जो है ना, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी पार्ट्स है, जितनी भी ऑर्गन्स है, जितनी भी टिश्यू सेल्स है, ये जो है ना ये मुफ्त में काम नहीं कर देती है। ये जो है ना ये जब ये इस वक्त काम कर देती है जब इसको एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी इसको किसकी मदद से मिलती है, किसके ज़रिए मिलती है? ये जो है ना ये एनर्जी जो है ना इन ऑर्गन्स को, इन सेल्स को, इन टिश्यूज़ को ब्लड से मिलती है। अब जो हमारा हार्ट है ना ये मुसलसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर देती है। तो ये जो हार्ट मुसलसल कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन कर देती है, इसको इस हार्ट को भी एनर्जी चाहिए ताकि ये अपना ये काम जो है ना ये मुसलसल जारी रहे। अब इस तरह होता है एंजाइना पेक्टोरिस में कि जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस में जो मैंने आपको बता दिया कि हमारे हार्ट की कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स है। कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स है। एक को हम क्या बोलते हैं? आउटर जो लेयर है, एक आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा जो लेयर है इसको हम मिडल लेयर बोलते हैं और तीसरे लेयर को हम क्या बोलते हैं? जो अंदरूनी लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? ये यानी आउटर लेयर हो गया, आउटर लेयर हो गया, ये मिडल लेयर हो गया और ये इनर लेयर हो गया। अब इसका जो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर का आउटर लेयर को जो है ना हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और जो हमारा मिडल लेयर है इसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं और जो हमारा इनर लेयर है, जो सबसे अंदरूनी लेयर है, इसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम बोलते हैं। अब इस एंजाइना पेक्टोरिस में ये हमें मैंने आपको इस लेक्चर में जो मैंने दूसरा लेक्चर बनाया हार्ट हार्ट के बारे में, मैंने इसमें जो है ना ये लेयर्स आपको डिटेल से बता दिए हैं। तो अगर किसी बंदे ने वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर आप वो लेक्चर देखें, फिर इसकी तरफ आए तब फिर आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो हमारा मिडल लेयर है इसको जो मैंने इस जिसको हमने मायोकार्डियम भी बोलते हैं, इसका फंक्शन ये है कि ये जो हमारी ब्लड जो है ना हमारे जिस्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी जो हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होती है और फिर रिलैक्स होती है, ये इस मायोकार्डियम की वजह से होती है। क्योंकि ये मायोकार्डियम क्या है? एक मसल्स है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मसल सेल्स मायोसाइट्स मौजूद होती है। अब ये जो है ना एक आर्टरी है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। वो कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो इस हार्ट को क्या कर देती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देती है। वो कोरोनरी आर्टरी क्या कर देती है? इस मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देती है ताकि ये हार्ट जो है ना मुसलसल अपना काम जारी रखे। अब इसमें इस तरह होता है कि ये मायोकार्डियम में जो कोरोनरी आर्टरी जो मैंने बनाया है, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है? बाज़ औक़ात एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जो कि मैंने एटियोलॉजी में नीचे लिखा भी है। यानी एटियोलॉजी में एथेरोस्क्लेरोसिस हम इसको बोलते हैं कि जब कोरोनरी आर्टरी में कोई क्या हो जाए, पेट की डिपोज़िशन हो जाती है, इस आर्टरी में क्या हो जाती है? पेट की डिपोज़िशन हो जाती है इस तरह। और जब इस कोरोनरी आर्टरी में पेट की डिपोज़िशन हो जाती है, तो फिर जो फ़र्ज़ के दी इस जगह से ब्लड फ्लो कर रही है, इस जगह से, तो फिर इस हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या क्या हो जाती है? कम प्रोवाइड हो जाती है। मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाती है? कम प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सीने की एक दर्द पैदा हो जाती है और इस सीने को दर्द हो हम फिर क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इस तरह जो मैंने अब मैं एटियोलॉजी की तरफ आता हूँ। तो एटियोलॉजी क्या है? यानी एटियोलॉजी का मतलब ये है कि एंजाइना पेक्टोरिस कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंजाइना पेक्टोरिस को काज़ कर देती है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ये कोरोनरी आर्टरी हो गया। मैं दोबारा आपको बना लेता हूँ। क्या ये क्या हो गया? ये कोरोनरी आर्टरी, प्रेस कीजिए, ये हो गया।
क्या हो गया? ये कोरोनरी आर्टरी हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि जो हमारे जिस्म के अंदर फेट तो ऑलरेडी मौजूद है, कैल्शियम भी मौजूद है, इसी तरह और केमिकल्स जो है ना, ये आकर कोलेस्ट्रॉल जो हो गया, ये जो है ना, ये आकर इसी वॉल्स की जो एथेरोस यानी जो ब्लड वेसल्स की वॉल है, कोरोनरी आर्टरी की वॉल्स है, इसके साथ क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है, इस तरह सख्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है। और फिर जब ब्लड इसमें फ्लो कर देती है तो कम ब्लड जो है ना, फिर इस मायोकार्डियम को क्या हो जाती है? प्रोवाइड हो जाती है। और इस कम ब्लड की फराहमी की वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो नर्व्स है, वो क्या कर देती है? वो स्टिमुलेट हो जाती है और हमें पेन महसूस होती है। और इस पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन भी बोलते हैं। अब इसकी एटियोलॉजी सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, और भी हो सकती है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन काज एंजाइना पेक्टोरिस की आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ये क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 2 पर मैंने क्या लिखा है। तो पेज नंबर 2 पर मैंने लिख दिया है मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब ये जो है ना, मैं सबसे पहले इसको आपको बता दें कि मैंने मैंने क्या लिखा है। मायोकार्डियल एमआई मतलब मायोकार्डियल इस्कीमिया इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल रिड्यूस ड्यू टू द नैरो और ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी जो हमारे हार्ट का जो मिडल लेयर था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसको हमने मायोकार्डियम का नाम दिया था, मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम जो है ना, इसको भी ब्लड चाहिए, तो इसको जो ब्लड फराहम होती है उस वो कौन सी आर्टरी की मदद से होती है? कोरोनरी आर्टरी की मदद से होती है। अब कोरोनरी आर्टरी जो है ना, इस जो मैंने आपको बताया एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से नैरो हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। तो फिर ब्लड जो है ना, इसमें क्या नहीं कर सकती है? फ्लो नहीं कर सकती है। और इसकी वजह से इस मायोकार्डियम में जो है ना, पेन प्रोड्यूस हो जाती है। यानी ये भी एमआई जो है ना, ये क्या कर देती है? एमआई की वजह से जो है ना, फिर हमारी एंजाइना पेक्टोरिस कास हो सकती है। ये एमआई की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस कास हो सकती है, जी को मैंने नीचे लिखा भी है। एमआई कैन लीड एंजाइना पेक्टोरिस थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। यानी एमआई जो है ना, ये एंजाइना पेक्टोरिस को काज कर देती है। कौन से मैकेनिज्म के जरिए? ये मैंने 1, 2 और 3 मैकेनिज्म लिखे हैं। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, बाज़ औक़ात जो है ना, हम यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई का मतलब ये है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई का मतलब ये है कि नहीं, जो हमारा मायोकार्डियम है, फ़र्ज़ कीजिए ये हमारा मायोकार्डियम है। अब ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा मायोकार्डियम है। इसको तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आर्टरी ब्लड प्रोवाइड कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जब ये आर्टरी जो है ना, ये नैरो है, नैरो फ़र्ज़ कीजिए ये नैरो है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो कम प्रोवाइड हो जाएगी इस मायोकार्डियम को। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम प्रोवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब यही है कि इस ब्लड में जो है ना, जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम प्रोवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन भी कम जो है ना, ये इस मायोकार्डियम को फराहम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना, मायोकार्डियल इस्कीमिया डेवलप हो जाती है और फिर एंजाइना पेक्टोरिस की तरफ जाती है। इंक्रीज डिमांड फॉर द ऑक्सीजन, यानी इसका मतलब ये है, ये तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई का हो गया। अब इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, मसलन हम क्रिकेट खेलते हैं या वर्जिश कर देते हैं, तो इसमें जो हमारा हार्ट रेट है ना, ये क्या हो जाती है? ये ज़्यादा हो जाती है। और जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे हार्ट को क्या ज़रूरत है? ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कोरोनरी आर्टरी में कोई मसला है, तो इसकी मदद से जो इसकी वजह से हमारी मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन फील हो जाती है। तो ये दूसरा हो गया। अब कोरोनरी आर्टरी स्पेज़म, अब जो मैंने आपको मायोकार्डियम इस तरह मैं बार बार बनाते हूँ मायोकार्डियम, और ये कोरोनरी आर्टरी हो गया। पर इसकी जो ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है। अब स्पेज़म का मतलब ये है कि ये कोरोनरी आर्टरी जो है ना, ये इस तरह नैरो हो जाती है ऑटोमेटिकली, मसल्स की वजह से ये नैरो हो जाती है। इसमें मसल्स है ना, इस आर्टरी में भी, ये क्या हो जाती है? कंट्रिक्ट हो जाती है। और जब ये मसल्स कंट्रिक्ट हो जाती है, तो इस कोरोनरी आर्टरी में जो है ना, कम ब्लड सप्लाई करेगा मायोकार्डियम को, जिसकी वजह से फिर एमआई हो जाती है और फिर एंजाइना पेक्टोरिस कास हो जाती है। तो ये तो इसकी मैकेनिज्म जो थी मैंने आपको बता दी। इससे अब मैं आता हूँ अपनी थर्ड नंबर इटियोलॉजी की तरफ। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, यानी कोई बंदा है ना जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर देता है बहुत अरसा से, तो इसका जो कोरोनरी आर्टरी है ना, फ़र्ज़ कीजिए ये कोरोनरी आर्टरी है, और हमें ऑलरेडी तो पता है कि स्मोकिंग में जो है ना, क्या मौजूद है? कार्सिनोजेंस मौजूद है, मुख्तलिफ टार्स मौजूद है। वो आकर इसी इसी
कोरोनरी आर्टरी से अटैच हो जाती है, इस वॉल से अटैच हो जाती है, इस तरह पर एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसकी वजह से ये आर्टरी फिर क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है और फिर ब्लड जो है ना कम जो है ना इसमें फ्लो कर सकती है मायोकार्डियम की तरफ। तो ये भी क्या कर देती है, तो ये भी एंजाइना पेक्टोरस को काज कर सकती है। तो अब मैं पेज नंबर 3 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 3 पर मैंने क्या लिखा है। पेज नंबर 3 पर मैंने लिखा है पैथोफिजियोलॉजी कि ये एंजाइना पेक्टोरस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए सिंपली आपने ये दो जो एरोस है ना ये याद रखना है। डिमांड, डिमांड का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड का मतलब ये है, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये पेन है, क्या है ये पेन है और 10 बंदे बोलते हैं कि हम इस पेन को हासिल करना चाहते हैं। अब ये पेन तो एक आदमी ही ले सकता है ना। अब 10 बंदे लेना चाहते हैं तो 9 जो है ना ये 9 बंदे वो जो है ना इसके पास नहीं होगा और एक बंदे के पास होगा। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है। डिमांड का मतलब ये है कि जब हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर देते हैं, मसलन हम क्रिकेट खेलते हैं या जो है ना हम दौड़ते हैं या कोई और काम कर देते हैं और हमारे इस मायोकार्डियम जो है ना इसको कम ब्लड जो है ना फराहम हो जाती है, कम ब्लड जो है ना प्रोवाइड किया जाता है कोरोनरी आर्टरी की मदद से। किसकी मदद से? कोरोनरी आर्टरी की मदद से। तो इसकी जब ये कोरोनरी आर्टरी मायोकार्डियम को कम ब्लड प्रोवाइड कर देती है तो इसकी वजह से जो पेन हो इसको हम एंजाइना पेक्टोरस बोलते हैं। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये जो कोरोनरी आर्टरी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये क्यों जो है ना मायोकार्डियम को कम ब्लड प्रोवाइड कर देती है? तो इसकी जो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं ना मैंने वो नीचे लिख दी है। सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी में जो है ना क्या हो जाती है, इसकी वजह से एक पेड फ्लैग बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं, FLAQUE फ्लैग बोलते हैं। यानी इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाती है और फिर जो है ना इसमें जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाती है मायोकार्डियम की तरफ। तो फिर जो है ना एंजाइना पेक्टोरस काज़ हो सकती है। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन यानी फ़र्ज़ कीजिए ये कोरोनरी आर्टरी में कोई ट्यूमर हो गया या कोई आउटग्रोथ हो गया, तो जब ये आउटग्रोथ इस कोरोनरी आर्टरी में आ जाती है, तो फिर भी ब्लड सप्लाई जो है ना मायोकार्डियम की तरफ मुतासर हो जाती है। इस तरह स्पाज़म यानी ये मायोकार्डियम जो है ना, ये क्या हो जाती है, इसमें मसल्स है कोरोनरी आर्टरी में सॉरी कोरोनरी आर्टरी में मसल्स है ना और ये क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब ये मसल्स जो कोरोनरी आर्टरी में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर भी ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम की तरफ कम हो जाती है, तो फिर भी चेस्ट पेन हमें फ़ील होती है। इसी तरह ड्यूरिंग फिज़िकल एक्टिविटी ने जब हम फिज़िकल एक्टिविटी कर देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जो जब मैं बैठा होता हूँ यानी जब मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसी वक़्त हमारे हार्ट जो है ना ये नॉर्मल एक्टिविटी कर देता है और इसमें हमारे हमारे मेरे बॉडी के जितनी भी पार्ट्स है, इसको कम एनर्जी चाहिए। लेकिन बमुकाबिले इसकी कि जब मैं फिज़िकल एक्टिविटी कोई क्रिकेट खेलूँ, तो इस वक़्त जो है ना मेरे जिस्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा और फिर ये एनर्जी मिलेगा कैसे? ब्लड से मिलेगा। अब इस कोरोनरी आर्टरी में फ़र्ज़ कीजिए ये कोई मसला है, तो ये जो है ना मायोकार्डियम की तरफ ब्लड जो है ना कम प्रोवाइड की जाएगी, तो इसकी वजह से भी जो है ना चेस्ट पेन फ़ील होता है। इस तरह लॉन्ग टर्म स्मोकिंग को तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि कार्सिनोजन होते हैं, यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, डिपॉज़िट हो जाती है और फिर ब्लड फ्लो जो है ना मुतासर हो जाती है मायोकार्डियम की तरफ। अब जो है ना मैं आता हूँ कि एंजाइना पेक्टोरस की कौन-सी टाइप्स है। तो एंजाइना पेक्टोरस के जो है ना मुख्तलिफ़ टाइप्स है और इसको हम मुख्तलिफ़ बेसिस पर जो है ना क्लासिफ़ाई कर देते हैं। लेकिन मैंने ऊपर जो यहाँ पर जो लिखे है वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर है, ये आपने याद रखना है और ट्रिगर्स की बुनियाद पर है। ट्रिगर्स का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इस कैरेक्टरिस्टिक का यदि आप जानते होंगे, यानी ट्रिगर्स का मतलब ये है कि अगर आपको जो है ना ये कौन सी ऐसी काम है जो एंजाइना पेक्टोरस को एनहांस कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, यानी कौन से रिस्पेक्टर ऐसे हैं जो एंजाइना पेक्टोरस को ज़्यादा कर देते हैं, तो इसको हम ट्रिगर्स बोलते हैं। अब सबसे पहले जो एंजाइना पेक्टोरस का टाइप है वो स्टेबल एंजाइना है। स्टेबल एंजाइना ये आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है, यानी एंजाइना का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? स्टेबल एंजाइना। इट इज़ अकर ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी और अदर फैक्टर दैट इंक्रीज द हार्ट वर्कलोड। यानी ये एक ऐसी एंजाइना है जब हम फिजिकल कोई एक्टिविटी कर देते हैं, यानी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो इस वक्त जो हमारा हार्ट है ना वो क्या कर देती है, वो जो है ना वो अपनी कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा कर देती है और जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, तो जो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से
हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स है, जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स है, इन तक जो है ना ज़्यादा ब्लड फराहम किया जाता है। अब इसमें इस तरह होता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी में बार-बार आपको बताया, इसमें कोई और कोरोनरी आर्टरी जो है ना, वो जो है ना कम ब्लड हार्ट को फराहम कर देती है, और हार्ट का जो डिमांड है ना, ये वर्कलोड वो ज़्यादा है, और यानी जो सप्लाई है ना वो ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। तो इसकी वजह से हमारी हार्ट जो है ना, जिसके अंदर एक पेन पिल होती है, और इस पेन को हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। यानी सिंपली आपने ये याद रखना है कि स्टेबल एंजाइना जो है ना, ये हमारी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना है। दूसरी, ये जो है ना, ये फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमारे जिस्म के अंदर अकर होती है, यानी वाक़ हो जाती है। यानी जब हमारा हार्ट ज़्यादा काम कर देती है, तो इस वक्त जो है ना स्टेबल एंजाइना प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम इसको ट्रीट कैसे कर दे सकते हैं, यानी रेस्ट की मदद से। यानी अगर कोई बंदा क्रिकेट खेलता है या दौड़ता है और उसके सीने में दर्द होता है, दर्द महसूस होता है, तो उसको चाहिए कि वो बैठ जाए। जब वो थोड़ी सी आराम कर ले, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन है ना, और डिमांड और सप्लाई जो है ना वो इक्वल हो जाती है। लेकिन ये इसमें इस तरह होता है स्टेबल एंजाइना में, कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो जाती है, तो इसकी वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, तो ये स्टेबल एंजाइना को काज कर देती है। तो इसको चाहिए कि वो कौन सा काम करे, कि रेस्ट करे, या मेडिकेशन लाइक नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ना, ये एक मेडिसिन का नाम है, मेडिसिन ग्रुप है, और जिसको हम टंग के अंदर क्या, टंग के नीचे क्या कर देते हैं, रख लेते हैं, और ये फिर जो है ना, ये इसकी वजह से हम ये स्टेबल एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं। यानी ये मेडिसिन का नाम है, ये भी आपने बस सिंपली याद रखना है। और इसको हम रिस्क के ज़रिया, यानी अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं और आपकी सीने में दर्द महसूस हो रहा हो, तो आपको चाहिए कि आप क्या हो जाए, एक जगह पर बैठ जाए, क्या करें, रेस्ट कर ले। जब आप रेस्ट कर लेते हो, तो डिमांड और सप्लाई जो है ना, ये इक्वल हो जाती है, और फिर आप पेन नहीं महसूस कर सकते हैं। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। पेज नंबर 4 पर जो है ना, पेज नंबर 4 पर मैंने लिखा है अनस्टेबल एंजाइना। यानी अनस्टेबल एंजाइना क्या है, द मोर सीरियस देन अनस्टेबल एंजाइना। यानी ये मैं सॉरी गलत हो गया हूँ, स्टेबल एंजाइना। ये क्या है, स्टेबल एंजाइना। यानी अनस्टेबल एंजाइना जो है ना, ये सीरियस है स्टेबल एंजाइना से। इट अकर एट रेस्ट एंड इवन मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी। यानी ये एक ऐसी एंजाइना है जो रेस्ट में भी, या अगर आप फिजिकल एक्टिविटी या कम फिजिकल एक्टिविटी भी कर देते हैं, तब भी ये वाक़या हो सकती है। यानी ये इस तरह, इसका मतलब ये है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर भी हो, तब भी जो है ना हमारे सीने में दर्द हो, तो इसको हम अनस्टेबल एंजाइना में शुमार कर देते हैं। अनस Episode of the unstable angina are more prolonged and severe and may not be relieved by rest or medication। यानी अनस्टेबल एंजाइना का जो दौरानिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा होता है, क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है। और सेवियर, सेवियर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हम बैठ भी जाए या मेडिसिन भी ले, तब भी ये जो है ना, ये जो है ना रिजॉल्व नहीं हो सकती है, ये जो है ना ख़त्म नहीं हो सकती है। अब अनस्टेबल एंजाइना इज कंसिडर्ड द मेडिकल इमरजेंसी, इट में प्रोसीड टू हार्ट अटैक। अब अनस्टेबल एंजाइना, अगर किसी पेशेंट को जो है ना अनस्टेबल एंजाइना, अगर कोई पर्सन बैठा है क्लास में, और उसको जो है ना अ, अचानक सीने में दर्द होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, अचानक सीने में दर्द होना शुरू हो जाए, और वो क्या हो, इसका दौरानिया भी क्या हो, ज़्यादा हो, और बहुत ज़्यादा सेवियर हो, यानी बहुत वो पेशेंट बता रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रही है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। और इसमें जो है ना, इसको चाहिए, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो ये हार्ट अटैक की तरफ भी जा सकता है, यानी हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है अनस्टेबल एंजाइना। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब वेरिएंट एंजाइना क्या है, वेरिएंट एंजाइना काज बाय टेम्पोरेरी स्पाज्म और नैरोइंग द कोरोनरी आर्टरी। जब जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो मायोकार्डियम है ना, मायोकार्डियम को जो ब्लड सप्लाई हो जाती है, किसकी मदद से, कोरोनरी आर्टरी की मदद से। अब इसमें इस तरह होता है कि ये क्या हो जाती है, ये नैरो हो जाती है, नैरो हो जाती है, या इसमें स्पाज़म हो जाती है, यानी इसमें जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम को ब्लड फ्लो क्या हो जाती है, मुतासर हो जाती है, और इसकी वजह से जो पेन हो, इसकी वजह से जो एंजाइना होती है, इसको हम वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। वेरिएंट एंजाइना अकर एट द रिस्ट एंड द पेन कैन बी सेवियर। यानी ये भी आपने याद रखना है कि वेरिएंट एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, ये दोनों जो है ना, रेस्ट
इसमें वाक़या हो सकती है और इसका पेन जो है ना ये बहुत सीवियर होती है। अनस्टेबल एंजाइना की और वेरिएंट एंजाइना की, रिलीव्ड बाय द मेडिकेशन दैट डायलेट द ब्लड वेसल्स, यानी इसमें हम ऐसे ब्लड वेसल्स ऐसे जो है ना मेडिसिन लेते हैं। जो मैं आपको यहाँ बता, ये जो है ना मैंने फ़र्ज़ किया ये मायोकार्डियम है, ये क्या है मायोकार्डियम है और ये कोरोनरी आर्टरी है और इस जो है ना ये नैरो हो गया है फ़र्ज़ करें। तो इसमें हम इस तरह मेडिसिन लेते हैं कि हम वो मेडिसिन लें जो इस कोरोनरी आर्टरी को क्या करे, डायलेट करे, और जब ये डायलेट हो जाती है तो इसकी वजह से जो हमारा मायोकार्डियम है, जो हमारा हार्ट, इस तक ब्लड जो है ना पूरा जितना चाहिए इसको इतना ही मिल रहा होता है। अब तो ये हो गया। इट अकर बिटवीन मिडनाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी ये जो वेरिएंट एंजाइना है ना ये मिडनाइट में और अर्ली इन द मॉर्निंग में जो है ना ये वाक़या हो सकती है। अब इसकी रीज़न जो है ना ये आपने खुद तलाश करनी है कि क्यों ये मिडनाइट में और अर्ली इन द मॉर्निंग में वाक़या हो सकती है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा है कि आप इसको खुद सर्च कर लें। प्रिंस मेटल एंजाइना, इसको हम प्रिंस मेटल एंजाइना भी बोलते हैं, ये भी आपने सर्च कर देना है कि क्यों इसको हम ये नाम देते हैं। अब वेरिएंट एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में आपने डिफरेंस देखी होगी कि वेरिएंट एंजाइना में क्या है, कोरोनरी आर्टरी की क्या हो जाती है, स्पाज़म हो जाती है या नैरो हो जाती है और फिर डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ जाती है, तो इसकी वजह से जो एंजाइना पैदा हो जाती है इसको हम वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। लेकिन दोनों जो है ना रिस्क में वाक़या हो सकती है और इसमें पेन जो है ना मोर सीवियर है। लेकिन मैनेजमेंट हम दोनों की इसमें ब्लड वेसल डायलेट ब्लड वेसल्स देते हैं। ऐसे ड्रग देते थे कि जो ब्लड वेसल्स को क्या करे, डायलेट करे। और जो हमारा अनस्टेबल एंजाइना था ना, अनस्टेबल एंजाइना में जो पेन के एपिसोड है वो ज़्यादा होंगे और इसको हम रेस्ट या मेडिकेशन के ज़रिए ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं पेज नंबर 5 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 5 पर मैंने क्या लिखा है। तो पेज नंबर 5 पर मैंने लिखा है माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवस्कुलर एंजाइना, माइक्रोवस्कुलर एंजाइना involve the chest pain but does not have the clear evidence of the obstruction and the main coronary artery, यानी माइक्रोवस्कुलर एक ऐसा एंजाइना है जिसमें जो हमारा मायोकार्डियम है ना और इसको जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि जिससे हमें ये पता चल सके कि इस कोरोनरी आर्टरी में जो है ना ऑब्स्ट्रक्शंस है, यानी इसकी वजह से जो है ना ख़ार जो है ना मायोकार्डियम को पूरी ब्लड नहीं मिल रही है, यानी इसमें कोई मसला नहीं होता है। बट लेकिन आपने ये याद रखना है, इट मे रिलेटेड टू द डिसफंक्शन इन द स्मॉलर ब्लड वेसल दैट सप्लाई द हार्ट मसल्स, यानी अब इस तरह होता है। ये आपने रखना है, याद रखना है, स्मॉलर ब्लड वेसल्स, यानी जो कोरोनरी आर्टरी तो एक मेन आर्टरी है ना, फिर इस मेन आर्टरी जो है ना ये ब्रांचेस में डिवाइड होती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कोरोनरी आर्टरी है और ये इस तरह ब्रांच में डिवाइड हो गया, क्या हो गया, ब्रांच में डिवाइड हो गया। फ़र्ज़ कीजिए मैं इस पॉइंट से बनाता हूँ, इस तरह फ़र्ज़ कीजिए ये कोरोनरी आर्टरी हो गया, इससे जो है ना ये स्मॉलर ब्लड वेसल्स निकले हैं, क्या निकले, स्मॉलर ब्लड वेसल्स निकले हैं। अब तो हम ये देखते हैं कि इस कोरोनरी आर्टरी में कोई मसला नहीं है, क्या नहीं, मसला नहीं है, लेकिन मसला इस स्मॉलर वेसल्स में जो है ना, स्मॉलर ब्लड वेसल्स में, इसमें कोई मसला होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फिर इसकी वजह से जो पेन हम महसूस होती है हमारे चेस्ट को, इसको हम माइक्रोवास्कुलर एंजाइना बोलते हैं। माइक्रोवास्कुलर एंजाइना मोर कॉमन इन वुमेन, ये भी आपने क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है कि माइक्रोवास्कुलर एंजाइना जो है ना ये वुमेन्स में क्यों ज़्यादा है। नेम कार्डिक सिंड्रोम एक्स, एक्स का मतलब ये है कि हम नहीं जानते हैं कि एविडेंस नहीं है हमारे पास ना, कोरोनरी आर्टरी में तो कोई मसला नहीं है, पर लेकिन इनसे जब ये कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो इसमें कहीं पर मसला होता है, जिसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई है इसमें फ़र्क आया है ना। तो ये तो एक्स हम इसलिए लिखते हैं, कार्डिक सिंड्रोम एक्स, तो ये दूसरा नाम है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना का, दूसरा नाम क्या है, कार्डिक सिंड्रोम एक्स, ये इसका दूसरा नाम है। साइलेंट इस्कीमिया, अब साइलेंट इस्कीमिया क्या है, साइलेंट इस्कीमिया क्या है, some individual with the coronary artery disease may experience a lack of oxygen to the heart muscle without typical chest pain or discomfort, typical chest pain or discomfort, यानी ये जो कोरोनरी आर्टरी है, जिस तरह आपको पता भी है कि लंग्स की मुख्तलिफ बीमारी से है, ब्रेन्स की मुख्तलिफ बीमारी से है, लीवर्स की मुख्तलिफ बीमारी से, इस तरह जो हमारी आर्टरीज़ है ना इसकी भी मुख्तलिफ डिजीज़ होती है। तो लेक अब
Some individual with the coronary artery disease may experience lack of oxygen to the heart muscle. अब इस coronary artery में कोई भी डिजीज़ है जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये हार्ट को कम मिल जाती है, क्या हो जाती है, कम मिल जाती है, जिसकी वजह से, लेकिन जब ये जो हार्ट को कम ब्लड मिल जाती है, लेकिन इसमें फिर भी पेन नहीं होता है, यानी हमारे हार्ट कोई पेन महसूस नहीं, हमें कोई पेन नहीं होता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। दिस कंडीशन कॉल्ड साइलेंट इस्कीमिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं। अब फर्ज कीजिए ये मायोकार्डियम है, ये कोरोनरी आर्टरी में फर्ज कीजिए ये कोई डिजीज़ है, और इस डिजीज़ की वजह से ब्लड सप्लाई इस मायोकार्डियम को कम प्रोवाइड होती है। तो इस मायोकार्डियम में जो है ना इसमें इस तरह सेल्स डेड होना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल्स डेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये सेल्स डेड होती है और जब ये सब मायोकार्डियम को ब्लड कम फराहम हो जाती है, तो हमें कोई दर्द नहीं होता है। इसलिए इसको साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं। और ये कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू डायग्नोस्टिक्स इवन थ्रू द पर्सन मे नॉट बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी और इसको हम जो है ना मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए, मुख्तलिफ डायग्नोसिस टेस्ट के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है ना साइलेंट इस्कीमिया है। लेकिन इसमें ये एक बात आपने याद रखना है कि इसमें पेशेंट जो है ना फिर भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना इससे यानी इसमें इसको कोई तकलीफ नहीं होता है, तो फिर इसको इससे कोई मसला भी नहीं है, लेकिन डायग्नोस्टिक्स के ज़रिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये तो हम यानी आपने क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि जो हमारा एंजाइना था इसके 5 टाइप्स थे, जो मैंने आपको एक बाय एक क्या किया, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। अब मैं पेज नंबर 6 की तरफ जाता हूँ। तो पेज नंबर 6 पर मैंने लिखा है साइन्स एंड सिम्पटम, यानी एंजाइना के कौन से साइन्स एंड सिम्पटम है। सबसे पहले जो है ना चेस्ट पेन तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ जाए तो इसकी वजह से पेन प्रोड्यूस हो जाती है, पेन हम फ़ील कर देते हैं। पेन आल्सो इन द आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, जाव, थ्रोट एंड द बैक, यानी इसमें जो पेन है ना, ये जो है ना सिर्फ सीने में हम महसूस नहीं कर सकते, ये जो है ना हम आर्म्स में, शोल्डर्स में, क्योंकि मुख्तलिफ नर्व्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो इसकी वहीं पर भी हमें पेन महसूस होती है। एस ओ बी ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी, यानी जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं तो हम तो डिमांड और सप्लाई में क्या हो जाती है, फ़र्क आ जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा सांस लेते हैं और हम ऐसी हुई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का शिकार होते हैं। फटीग 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 क्यों होती है, यानी एसओबी और फटीग को हम दोनों को क्या कर देते हैं, अब कनेक्ट कर देते हैं। जब वो हार्ट पर जो है ना, हार्ट पर जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाती है, किसके दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, तो हार्ट को जो है ना जितना ब्लड चाहिए उतना ही नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है जितना इसको हार्ट को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन जो है जितना चाहिए उसको इतना नहीं मिलती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है तो इसको हम तो इसके दौरान हम एसओबी का भी शिकार होते हैं, क्योंकि हम जल्दी सांस लेते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन मिल जाए और वो ब्लड में शामिल होकर मुख्तलिफ टिश्यू तक पहुँच जाए, मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुँच जाए। तो इसमें हम एसओबी का भी शिकार होते हैं और दूसरे फटीग का भी शिकार होते हैं, क्योंकि हम मुसलसल सांस ले रहे होते हैं। नाज़िया, नाज़िया यानी ये किस तरह होता है, यानी जब हम जो है ना एंजाइना होती है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये हमारा स्टिमुलेट हो जाती है, और जब हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है तो इसकी वजह से नाज़िया भी होती है और स्वेटिंग भी होती है, और स्वेटिंग हो जाती है। और नाज़िया और स्वेटिंग हम इसको दोनों, अब मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ कि नाज़िया और स्वेटिंग किस तरह हो जाती है। अब जब एंजाइना हो जाती है ना, एंजाइना, तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो क्या हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, ताकि जो है ना जब ये स्टिमुलेट हो जाती है तो हमारा हार्ट जो है ना ये क्या कर देती है, वर्क को ज़्यादा कर देती है, यानी ज़्यादा ब्लड को पंप कर देती है। जब ये ज़्यादा ब्लड को पंप कर देती है तो ये ब्लड किसकी मदद से पंप होती है, मायोकार्डियम की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मदद से, है ना। तो जब ये मायोकार्डियम जल्दी-जल्दी कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स हो जाती है, तो ये जो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक पहुँचती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक पहुँच जाती है, मसल्स तक पहुँच जाती है, तो वहाँ पर इसका मेटाबॉलिज़्म होता है। और जब मेटाबॉलिज़्म होता है, तो मेटाबॉलिज़्म के दौरान एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस हीट की वजह से जो है ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा एक और सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है। और नाज़िया जो है ना, नाज़िया भी जो है ना, नाज़िया की जो सीटीज़ेड सेंटर है ना,
वो भी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से नाज़िया हो जाती है। और ये तो साइंस एंड सिम्पटम्स की जो मुख्तलिफ रिलेशंस थी मैंने आपको वो बता दी। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट, चेस्ट एक्सरे में हम इसमें हम सिंपली ये देखते हैं चेस्ट एक्सरे में कि जो हमारा हार्ट है ना, जब ये जब ये एंजाइना होता है तो हार्ट का जो है ना साइज़ थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से है ना हम चेस्ट एक्स-रे के ज़रिए ये डायग्नोस कर सकते हैं। अब स्ट्रेस टेस्टिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट को एक साइकिल देते हैं और उसको कहते हैं कि उस साइकिल को क्या करे, चला ले और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्पीड को ज़्यादा कर ले। क्या कर ले? ज़्यादा कर ले। और इसके दौरान हम पेशेंट की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ईसीजी जो है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर देते हैं। और इसकी मदद से जो ईसीजी की मुख्तलिफ लीड्स होती है ना, इसको हम पेशेंट की सीने पर हमने लगाए होते हैं, जिसकी मदद से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ना और ब्लड फ्लो जो है ना, हम क्या कर देते हैं, मॉनिटर कर देते हैं। अब अगर कोई हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में कोई मसला है तो हम क्या कर देते हैं, इसकी मदद से डायग्नोस कर सकते हैं। इसकी मदद से हमें फिर पता चल जाता है कि इस पेशेंट को एंजाइना है या नहीं है। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग की मदद से भी हम क्या कर देते हैं, एंजाइना को डायग्नोस कर सकते हैं। इसी तरह ईसीजी तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिसकी मदद से हम पेशेंट की सीने पर मुख्तलिफ लीड्स रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसको जो है ना एंजाइना हुआ है या नहीं। ब्लड टेस्ट जो है ना, ट्रोपोनिन, क्रेटिनिन काइनेज एंड सीकेबी, ये मुख्तलिफ एंजाइम्स के नाम है। क्या है नाम है? जब हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है तो ये जो है ना, जब ये हार्ट मसल डैमेज हो जाती है तो ये मुख्तलिफ एंजाइम जो है ना, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। तो जो जिस पेशेंट को जो है ना एंजाइना हुआ है तो हम इससे ब्लड लेते हैं और इसमें ये एंजाइम देख लेते हैं। अगर पेशेंट के ब्लड में ये एंजाइम मौजूद हो तो इससे ये बात साबित होती है कि इस पेशेंट को क्या है, एंजाइना वाक़या हुआ है। तो ये तो एंजाइना के बारे में थोड़ा-सा लेक्चर था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई मसला है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में इंशाल्लाह।